Good morning everyone. Welcome to Harda Degree College YouTube channel. Myself Huma Shamim Butt, Professor English Department, Harda Degree College. Students, today I am here to explain you few important questions for BCom, BSc, BBA, BA, BCA final year students. I hope these questions will give you insights to prepare well for the exams in short duration of time. Let us start with the first poetry section, poem given by Robert Frost, an American poem titled Stopping by Woods on a Snowy Evening. Students, रॉबर्ट फ्रोस्ट एक अमेरिकन पोएट थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएट थे ये अमेरिका के. ही इज़ ऑल्सो अ नेचर्स लवर. वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, इसलिए उन्होंने कई अपने जो काम किए हैं पोएट्री पर या उनके जो कॉन्टेक्स्ट में जो वो लिखते हैं वो नेचर के ऊपर आधारित होता है, इसीलिए उन्हें नेचर्स पोएट भी कहा जाता है. He was born on 26th March 1874 and he died on 29th January 1963. There are 4 stanzas in the poem. इसकी राइमिंग स्कीम भी पूछी जाती है. फर्स्ट स्टैंजा का मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊं. द पोएट हैज़ गॉन इन द वुड्स और फॉरेस्ट. इस कविता की पहली 4 लाइनों के संदर्भ में अगर हम समझें कि जैसे हमें पता है कि रॉबर्ट फ्रोस्ट एक अमेरिकन पोएट थे, वो अक्सर जंगलों के ऊपर या फिर फॉरेस्ट के ऊपर आधारित कविताएं लिखते थे, नेचर से इंस्पायर होकर कविता लिखते थे. तो इस पोएम का जैसे कि हम टाइटल देख सकते हैं, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. तो कविता की पहले 4 पंक्तियां हमें यही बता रही हैं कि कैसे पोएट एक दिन किसी घनी शाम को या अंधेरा होने को था, तब वो किस तरीके से जंगल में जाकर अपने हॉर्स की राइड लेते हुए रुक जाते हैं. और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जो ओनर है वो उसको जानते हैं, लेकिन ओनर को ये नहीं पता होगा कि वो यहाँ पर आकर रुके हैं. वो चाहते हैं कि वो वुड्स को या जंगल को और निहारें तब तक जब तक कि वो स्नो से कवर ना हो जाए. तो अगर आप ये कविता की पहली 4 स्टैंजा को पढ़ेंगे तो आपको इसका ये संदर्भ में ये 4 पंक्तियाँ या ये 4 लाइंस का इंग्लिश में इस तरीके का कुछ एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा. दैट द पोएट हैज़ गॉन इन द वुड्स और फॉरेस्ट एंड ही थिंक्स दैट ही नोज द ओनर, बट द ओनर माइट नॉट बी एबल टू सी हिम. ही विशेस टू वॉच द वुड्स टिल दे आर कवर्ड विथ स्नो. हम अगले सेकेंड स्टैंजा की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो हॉर्स की राइड करते हुए फॉरेस्ट गए हैं या जंगलों में गए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि मेरा हॉर्स ऐसा सोच रहा होगा कि मैंने यहाँ पर क्यों रुका, उस खेत के उस फार्म हाउस के किनारे में क्यों अचानक इतने घने अंधेरी या शाम को मैं क्यों यहाँ पर मैंने वेट किया. इतनी डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर थी वो जब वो वहाँ पर रुके थे. और इस कविता में ये मैसेज भी हमें मिल रहा है कि ये किस ड्यूरेशन ऑफ टाइम या ईयर में ये कविता की पंक्तियाँ लिखी गई होंगी. तो इट इज़ रिटन इन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर एंड द पोएट सेज दैट हिज हॉर्स मस्ट बी वंडरिंग दैट व्हाई ही हॉल्टेड नियर द फार्म हाउस. थर्ड स्टैंजा की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम इम्पेशेंस देखते हैं हॉर्स की तरफ से, या हॉर्स को हम थोड़ा रेस्टलेस होते हुए देखते हैं. एनिमल किस तरीके से इम्पेशेंस होता है ये हम इस कविता की कुछ पंक्तियों से, इन लाइन्स से हमें ये मैसेज मिलता है कि जब हम देखते हैं कि वो अपने गले की जो घंटी है वो किस तरीके से मूव करने लगता है या अपनी गले को या गर्दन को जब मूव करता है तो उसकी बेल की जो आवाज़ है वो हॉर्स की तरफ से हमें एक मैसेज ये देती है कि एनिमल भी इम्पेशेंस हो रहा है, अपने मास्टर को एक मैसेज देना चाह रहा है कि क्या तुम किसी गलती की वजह से यहाँ गलती या कारणवश रुके हो या बाय मिस्टेक यहाँ पर तुमने हॉल्ट ले लिया है. और क्योंकि इतना घना कोहरा है, डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर है, वीरान जंगल है, तो उस जंगल में सिवाय विंड ब्लोइंग के और कोई आवाज़
सुनाई नहीं दे रही है। द ओनली साउंड दैट कैन बी हर्ड इन दिस फॉरेस्ट इज ऑफ द विंड ब्लोइंग इन द स्नो। एंड इस घने कोहरे में या इस तरीके के वेदर में जब हॉर्स की हार्नेस बेल रिंग करती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो अपना इम्पेशेंस शो कर रहा है। आखिरी जो स्टैंजा है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस लाइंस हैं पोएट की, और वर्ल्ड फेमस लाइंस भी हैं। मैं चाहूँगी कि आप इसको ज़रूर पढ़ें पूरी पंक्तियों को, और स्पेशली इन 4 लाइनों का महत्व बहुत ज़्यादा है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये एक मैसेज भी देती हैं ये पंक्तियाँ हमें कि कई बार हम अपनी लाइफ में इतना लॉस्ट हो जाते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भूल जाते हैं। और वही इन पंक्तियों में भी बताया गया है कि रॉबर्ट फ्रोस्ट जब इस तरीके से ट्रैवल कर रहे थे अपने हॉर्स के साथ, तो वो ब्यूटी को एडमायर करते करते खो गए, लेकिन अचानक उन्हें एहसास होता है कि मुझे अपनी लाइफ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी जो पूरी करनी हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नेचर को एडमायर करने में खो गया कि मुझे अपनी उन जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हुआ। बट देन ही रियलाइजेज दैट नो आई हैव फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू टेक केयर ऑफ। जैसे हमें अपनी लाइफ में भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आप स्टूडेंट्स हैं, आपके एकेडमिक करियर पे आपको ध्यान देना होता है, आपके फ्यूचर में आप ध्यान देते हैं, आपकी फ्यूचर प्लानिंग आप करते हैं। यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली इक्वली। से इसी समय पर हम अपनी फैमिली की जो पर्सनल अपनी जिम्मेदारियां होती हैं उनको भी पूरा करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से ये जो पंक्तियां हैं ये हमें पूरे वर्ल्ड में भी बहुत फेमस हुई थी, और हमें भी एक मैसेज ये देती हैं कि वी नीड फ्यू प्रॉमिसेस टू कीप। और जो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है स्लीप, मतलब हमारी लाइफ के अंत होने से पहले, लाइफ के ख़त्म होने से पहले, स्लीप मतलब जो अवस्था है मृत्यु की, उसको सिंबलाइज यहाँ पर किया हुआ है। एंड ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट किया है स्लीप वर्ड से, कि एक गहन निद्रा की अवस्था में, नींद की अवस्था में हम चले जाते हैं जब लाइफ ख़त्म होती है। उससे पहले बहुत कुछ है ऐसा जो हम अपने लिए माइलस्टोन सेट करके रखते हैं और अकम्प्लिश करना चाहते हैं। तो पोएट यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट स्टिल वी हैव प्रोमिसेस टू कीप। लाइफ में ऐसी बहुत सारे हमें मौके मिलेंगे, चांसेस मिलेंगे कि जब हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं या कहीं खो जाते हैं लाइफ की फैंटेसीज़ में, लेकिन हमें अपने अकम्पलिशमेंट्स के बारे में सोचते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हुए, इन दोनों के बारे में सोचते हुए, कुछ बैलेंस स्ट्राइक करते हुए हमें अपने अकम्पलिशमेंट्स भी अचीव करने हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भी भली भांति निभाना है बिफोर वी गो टू अ डीप स्लीप। So this is the first summary part that is given in the 12-line poem. Also, as you can see that there are few symbols used in this particular poem. पोएट्री में कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि अभी हमने बहुत डिटेल में ये पोएम को पढ़ लिया, तो मैं इसका एक थोड़ा कम समय में आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताना चाहूँगी। जैसे वुड्स हैं, तो वुड्स को कामनेस ऑफ लाइफ से देखा गया है कंपेयर करके, कि जो घना जंगल है वो लाइफ की शांति को, कामनेस को, सुकून को दर्शाता है। द स्नो फॉलिंग गिव्स अ सेंस ऑफ सॉलिट्यूड एंड वननेस विथ नेचर। इसी तरह जो फ्रोजन लेक है, दैट रिप्रेजेंट्स मोनोटोनी ऑफ लाइफ। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर जो है, दैट रिप्रेजेंट्स लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ लाइफ। जिस तरीके से घना अंधेरा जब होता है, तो कई जो पोएट्स हैं इसको स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ से कंपेयर करते हैं, और इस उम्मीद में कि सुबह फिर से, सुबह की जो किरण होगी या सुबह का जो सन होगा, जो उसकी रोशनी होगी, वो लाइफ में फिर से कुछ उम्मीद की किरण लेकर आएगी। तो उसी तरह यहाँ पर भी डार्केस्ट ऑफ द इवनिंग जो है उसको स्ट्रगल ऑफ लाइफ से कंपेयर किया गया है। द हॉर्स इन द पोएम इज़ यूज्ड
to symbolize alarm to continue with your life and that there is no stopping point in the life. हॉर्स जैसे चलता रहता है निरंतर, इसी तरीके से हमारी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी लाइफ में न्यू अकम्पलिशमेंट्स, न्यू टारगेट्स, न्यू गोल्स आते रहते हैं. हम उनको अचीव करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं. द वुड्स ऑल्सो डिपिक्ट ब्यूटिफुल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ which the poet enjoys. Also the winds, the lake, the farm, the snow, all represents the beauty of the life. इसी तरीके से हमारी लाइफ में हम बहुत enjoy करते हैं, बहुत ऐसे moments आते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, हमारे एकेडमिक अचीवमेंट्स पर, हमारे पर्सनल अचीवमेंट्स पर. तो हमें लाइफ बहुत ब्यूटीफुल चांसेस या मौके देती है जब हम खुशी को या अपनी हैप्पीनेस को एंजॉय करते हैं. सो अ पर्सन माइट हैव डिफरेंट व्यूज़ ऑन हाउ द एन्जॉयमेंट कुड बी. सभी के अपने अलग अलग थॉट्स या अलग अलग इमोशंस होते हैं हैप्पीनेस को लेके. क्योंकि रॉबर्ट फ्रोस्ट नेचर्स पोएट थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलता था जब वो नेचर को एडमायर करते थे. In the last lines he says that we need to accomplish our aims, our goals, and we need to be dedicated and committed on this journey. तो जो स्लीप सिंबल है उसको रिप्रेजेंट किया गया है एंड ऑफ लाइफ से, रिलेट किया गया है एंड ऑफ लाइफ से. एंड द पोएट सजेस्ट दैट we don't have time to rest. We need to continuously put in efforts to achieve our goal. Thank you students. I hope आपको ये पहला चैप्टर जो है पोएट्री का ये समझ आया होगा. Stopping by woods on a snowy evening. Thank you.